हेलो एवरीवन। एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है कि यूपी सिविल जज की वैकेंसी आ चुकी है। आपकी जो डेट्स हैं, अगर डेट्स के बारे में हम बात करें तो आज से जो है फॉर्म भरना शुरू हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो है 10/12/2022। अब जो लास्ट डेट है आपकी जो रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी, तो जिन लोगों ने भी अगर पहले भी एग्ज़ाम दिया है तो उनको आइडिया होगा कि क्या होता है कि इसमें पहले जो है आप फॉर्म भरते हो, उसके बाद आप पेमेंट करते हो और उसके बाद सबमिट करते हो। तो ये पेमेंट वाली डेट है कि 6/1/2023 के बाद पेमेंट नहीं हो पाएगा। और वैसे ही सबमिट करने की जो डेट है वो 10/1 मतलब 10 जनवरी 2023 लास्ट डेट है जब आप सबमिट कर सकते हो, बट पेमेंट की डेट जो है वो 6/1/2023 है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको सिलेबस वगैरह मालूम है, इस बार काफ़ी छोटे छोटे एक्ट्स जो है इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं कि इंडिसेंट हो गया और बहुत सारे लॉज हैं, बट मैं ऑलरेडी वो कवर करा चुका हूँ। अभी एमपीडीपीओ का जैसे कि एग्जाम होने वाला है तो उसमें भी ये सारे एक्ट्स आ रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है जहां पर आप उसको जाकर सारे वो जो छोटे छोटे एक्ट है, इंडिसेंट हो गया, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर हो गया, और भी एक्ट हम अभी डिस्कस करेंगे, वो सारे आप जाकर पढ़ सकते हो। मैं जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो बेसिकली ये तो बात हो गई कि डेट वगैरह क्या है, कि कब कहाँ फॉर्म भराया जाएगा। और अगर हम बात करें एग्जाम आपका कब हो सकता है, तो मार्च, आप ये समझ लें 2023 में मार्च में आपका ये एग्जाम हो सकता है। मार्च के आसपास आपको ये एग्जाम देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया है वो हम डिस्कस कर लेंगे। एप्लीकेशन फी पर आते हैं। एप्लीकेशन फी जो है नाम मात्र है। अगर अनरिजर्व्ड, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस वालों की बात करें तो एग्जाम फी जो है 100 रुपये है और 25 रुपये जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी है, मतलब टोटल 125। वहीं SC ST की बात करें तो 40, 25 और 65, जो टोटल करके 65 हो जाएगी। पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई नहीं है, सिर्फ 25 रुपए की इनको प्रोसेसिंग फीस है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन को 40, 25, 65। ये कुछ यहाँ पर जो फी स्ट्रक्चर है बड़ा ही सिंपल सा है। तो ये फी स्ट्रक्चर है आपका। आगे बढ़ते हैं। देन अगर वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 303 जो है टोटल आपकी वैकेंसी है। नीचे इन्होंने जो है बाइफरकेट किया है कि कितनी कितनी वैकेंसी किस को मिलेंगी। तो अगर हम बात करें अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की तो 123 वैकेंसी उनके लिए है। ओबीसी वालों के लिए 81 है, एससी के लिए 63 है, एसटी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 30 वैकेंसी। और वहीं हॉरिजॉन्टल यहाँ पर इन्होंने एक्स सर्विसमैन 15, डीएफएफ 6, वुमेन के लिए 60 और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 12 वैकेंसी जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो टोटल वैकेंसीज जो है 303 वैकेंसी है और इस तरीके से बाइफरकेशन हुआ है। अब हम आते हैं रिजर्वेशन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखा कि रिजर्वेशन वाइज जो वैकेंसी बांटी है, ये रिजर्वेशन किसके लिए है? क्या सिर्फ यूपी वालों के लिए ये रिजर्वेशन है या अदर स्टेट भी दे सकते, अदर स्टेट को भी ये रिजर्वेशन मिलेगा? तो इन्होंने रिजर्वेशन में क्लियरली लिखा है जो रिजर्वेशन है वो किसके लिए है? शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ यूपी, ओबीसी ऑफ यूपी, ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी। तो यूपी वालों के लिए बेसिकली ये क्राइटेरिया। अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा? जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसको रीड कर लेते हैं। शाल बी एडमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रिलेवेंट गवर्नमेंट रूल्स। अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन फॉर कैटेगरी अंडर हॉरिजॉन्टल एस डीएफएफ यूपी एंड पीडब्ल्यू ऑफ यूपी एंड वुमेन कैंडिडेट्स शाल बी एडमिसिबल ऑन सेटलमेंट ऑफ वैकेंसीज रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यू यूपी। ठीक है, चलिए वही सब है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने वुमेन में यहाँ पर यूपी इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो ये आप मान सकते हो कि शायद सबके लिए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके देन ये जो मैंने कुछ हाईलाइट करके रखी है इंपॉर्टेंट, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है SC ST OBC EWS और जो भी ये हैं, अगर ये परमानेंट रेसिडेंट नहीं है यूपी के तो इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये जो कैंडिडेट है इनको ट्रीट किया जाएगा एज अ कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी। आई होप यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। पे स्केल फिर दिया हुआ है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो बेसिक जो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, दूसरा आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ आप एनरोल्ड होने चाहिए। अगर आप सिर्फ लॉ की डिग्री होल्ड करते हो बट बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे आप एनरोल नहीं हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद अगर बात कर लें एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट जो है यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मिनिमम जो एज है वो 22 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 35 से आप क्रॉस ना किए हो। मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज मोर देन 35 ईयर्स। अब किस डेट को 35? तो 1/7/2023, ये जो डेट है ना 1 जुलाई 2023 को आप 35 क्रॉस ना किए हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप अंदर ही अंदर हो तो आप एलिजिबल हो। मिनिमम 22 है। और उसके बाद उन्होंने वही लिख दिया है कि इससे पहले बॉर्न ना हो, इसके बाद ना हो, तो वो कुछ नहीं है, आप उसको आप पढ़ लें। चलिए उसके बाद अगर आगे बात करें
तो जो मेन इंपॉर्टेंट जो एज रिलैक्सेशन की बात है वो यहाँ की गई है। बात करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द रूल 10 ऑफ यूपी जुडिशियल सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2003 डेटेड 19 मार्च 2003, दोज कैंडिडेट्स हु वर एलिजिबल, जो लोग 2019, 2020 और 2021 के एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल थे, बट क्योंकि आपकी इसके पहले एग्जाम 2018 में हुई थी, तो वो इस वाली एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, वो डीम्ड टू बी एलिजिबल हैं एज में इस वाले के लिए, भले ही से आप क्रॉस भी अगर कर रहे हो, बट अगर आप वहां एलिजिबल थे तो आप ये वाला एग्जाम दे सकते हो। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस अ कैंडिडेट परमिटेड है, उनको 4 चांस यहाँ पर दिए जाएंगे मैक्सिमम, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है अटेम्प्ट की। देन अब जो एक बात आ रही थी कि वो 35 से 40 साल बढ़ाने की, तो ऑनरेबल कोर्ट ने अडॉप्ट नहीं किया है, जो भी यूपी गवर्नमेंट ने इशू किया था विथ रिगार्ड टू इंक्रीज इन अपर एज लिमिट फ्रॉम 35 टू 44 ईयर्स। ठीक है, तो 35 से 40 साल जो बढ़ाने की बात थी वो नहीं बढ़ी है, 35 साल ही, हमने ऊपर भी देख लिया और यहाँ भी आपको समझ में आ गया है, तो ये जो है इंक्रीज नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देन एक जो नेगेटिव मार्किंग वाला है, जिन्होंने पहले एग्जाम दे चुके उनके मालूम ही होगा, 1/3 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है हर एक क्वेश्चन गलत पर। उसके बाद अब बेसिकली हम आके बात करते हैं सिलेबस के ऊपर कि आपका सिलेबस वगैरह क्या है। चलिए, सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस भी आए हैं, तो देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की, जो प्री का आपका एग्जाम होना है, ये मार्च के आसपास आपको, मिड ऑफ मार्च के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, और उसी टाइम पे आरजीएस वगैरह और बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, तो एग्जाम आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें कि आप किस एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं और उस पर ज्यादा फोकस रखें। 3 स्टेज में एग्जामिनेशन होता है, आपको मालूम ही होगा, पहला प्री है, दूसरा मेंस है, तीसरा इंटरव्यू है। अगर हम बात करें प्री की, तो प्री में जो पेपर 1 है वो 150 नंबर का आएगा, 2 घंटे का समय रहेगा, जनरल नॉलेज का पेपर होगा। बट सबसे वैसी बात इसमें यहाँ पर ये है कि यहाँ पर काफी लॉज इंक्लूडेड है, ठीक है। बट एक और अच्छी बात मैं बता दूं कि ये सारे के सारे ऑलमोस्ट 70% से 80% लॉज जो है मैं कवर करा चुका हूं आपका। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर एमपी एडीपीओ करके प्लेलिस्ट है, क्योंकि एमपी एडीपीओ में भी ये सिलेबस आने वाले हैं। तो मैंने जो है ऑलरेडी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक बेयर एट की लाइन मैंने कंप्लीट कराई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, फनी वे में कंप्लीट कराई है, आपको बोर नहीं होगा, बड़ा ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो प्लेलिस्ट जाके आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें, एमपी एडीपीओ प्लेलिस्ट नाम से है, वहां पर एक एक सब्जेक्ट जो है वहां पर कवर कराया गया है, और जो कुछ इनमें से एक दो अगर बच भी गए होंगे तो वो मैं उसमें कवर करा दूंगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहाँ पर मैं कंप्लीट करा दूंगा। बाकी अगर हम बात करें तो ये जो पेपर है इंक्लूड करता है टॉपिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, करंट नेशनल इश्यूज, टॉपिक ऑफ सोशल रिलेवेंस, देन सेंसिटिविटी टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन, ऑफेंसेस ऑन वुमेन, चिल्ड्रन विद स्पेशल रेफरेंस, सेलिएंट फीचर्स फॉर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, मेंटेनेंस, ये सब मैं करा चुका हूँ, मेंटेनेंस वगैरह, डाउरी प्रोहिबिशन में करा चुका हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस में करा चुका हूँ, सेक्सुअल हरासमेंट में करा चुका हूँ, आपका प्री कंसेप्शन वाला भी डल जाएगा कुछ टाइम में। देन अगर हम बात करें और इसके आगे और कौन से एक्ट हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी करा दिया जाएगा। इंडिसेंट ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ये मेरे उसमें डला हुआ है। देन पॉस्को एक्ट आता है, ये भी करा दूंगा मैं आपका, इंडियन इकोनॉमी इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये एक तरीके से जो लॉ वाला पोर्शन है इसके अंदर से पूरा मैं करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपकी कराने की, और बाकी जो ऑलरेडी करा दिए हैं उसकी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं लॉ के ऊपर। लॉ 2 घंटे का समय है, 300 नंबर का जो है आपका पेपर होगा। अब लॉ के अंदर क्या क्या आ रहा है, जूरिस्प्रूडेंस है, करंट इंटरनेशनल अफेयर्स है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन पिनल एक्ट, सीआरपीसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, एविडेंस, सीआरपीसी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए इनके जो हैं आपको इंपॉर्टेंट जितना भी जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है वो सब आपको यहाँ पर डिस्कस करा दिए जाएंगे। आपको करना बस ये है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी है बेहतर तरीके से। और साथ ही साथ में एक बात और बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वरना आप लोग वीडियो देख लेते हो लाइक नहीं करते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया प्री का। अगर हम बात करें मेंस एग्जामिनेशन का क्या सिलेबस है, तो आपके टोटल को 6 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है आपका जनरल नॉलेज का है, 200 नंबर का पेपर रहेगा, और इसके अंदर बेसिकली उन्होंने प्री का सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, जो भी एक्ट आपने वहां पढ़े वो यहां पर इंक्लूड होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, बेयर की एक एक लाइन मैंने आपको वहां पर कवर कराई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट बढ़िया देखना चालू कर दें, तैयारी अपनी आज से ही शुरू कर दीजिए, फॉर्म बाद में भरिएगा, पहले एग्जाम तैयारी शुरू कर दें। देन पेपर 2 जो है आपका इंग्लिश, पेपर 3 हिंदी है। पहले ये 200 नंबर का साथ में हुआ करता था, अभी इसको बाइफरकेट करके यहाँ पर ऐसे प्रिसाइज राइटिंग और ट्रांसलेशन जो है, और वैसे ही सिमिलर हिंदी में, पहले इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश, इस तरीके से उन्होंने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है, 50 30 20
और इस तरीके से आपकी 2 पेपर, पेपर 2 और पेपर 3 हिंदी और इंग्लिश का होता है। उसके बाद पेपर 4 हम सब्सटेंटिव लॉ की बात करें, 200 नंबर का पेपर होगा और इसमें सबसे अच्छी बात है 200 में से 50 क्वेश्चन तो आपके सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से आने हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है यहाँ पर। आपका ये तय कर सकता है एग्जाम निकालना और नहीं निकालना। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा तगड़ा कर लेना है, क्योंकि आपके उसमें भी आना ही आना है कॉन्स्टिट्यूशन। और भी आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो पढ़ा ही हुआ रहता है हमारा, तो उसको और बेहतर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स को जो है ना और अच्छे से समझना है उन चीजों को। देख लेते हैं एक बार क्या क्या सिलेबस है। जैसे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका है, यहाँ पर लॉ ऑफ पार्टनरशिप है, लॉ कंसर्निंग ईजमेंट एंड टॉर्ट, लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, देन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी विद स्पेशल रेफरेंस टू द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है। और कॉन्स्टिट्यूशन से 50 क्वेश्चन आएंगे। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है देयर शैल बी क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ अलोन, तो ध्यान रखिएगा। देन पेपर नंबर 5 की बात करें, प्रोसीजर एंड एविडेंस, 200 नंबर का आपका ये पेपर होना है। अब इसके अंदर क्या क्या कवर होगा, एविडेंस, सीआरपीसी, सीपीसी और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग वगैरह, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। जो भी आपका जिस तरीके से जो राइटिंग जजमेंट वगैरह होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और ये सब जो है प्रैक्टिकली यहाँ पर इंक्लूड सब कुछ इसमें रहेगा। ये आपका पेपर नंबर 5 है। पेपर नंबर 6 की बात करें तो आपका आता है पीनल, रेवेन्यू एंड लोकल लॉ, 200 नंबर का है ये, ठीक है। जो यूपी के लोकल लॉज हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आईपीसी, यूपी रेवेन्यू कोड हो गया, यूपी अर्बन बिल्डिंग, ये जो भी आपके लॉज हैं ये आपके यहाँ पर लोकल लॉज हैं। चलिए, तो इसके बाद इसमें भी एक और चीज उन्होंने लिखी है कि जो आपका पीनल लॉ है वो 50 नंबर का कैरी करेगा, मतलब पीनल लॉ से 50 नंबर का पूछा जाएगा, बाकी बचा कुछ 150 का जो है वो दूसरे उसमें से आएगा। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेज है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है। तो आई होप आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक सो कि वैसे भी आपको क्लैरिटी आई गई होगी। हमने एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बात कर ली, एग्जाम कब होगा हमने ये बात कर ली, एग्जाम का सिलेबस कराने की बात मैं ऑलरेडी काफी कुछ एक्ट करा चुका हूँ, वो भी मैंने आपको बता दिया है। उसके साथ एग्जाम की डेट वगैरह क्या है, आज से फॉर्म भराना शुरू है, देन रिसिप्ट का क्या होगा, सबमिशन की लास्ट डेट क्या है, ये सब हम देख चुके हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्जाम को देने की, ये भी हमने बात की हुई है। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। पढ़ाई आप थोड़ी शुरू कर दें, अभी से बढ़िया तरीके से पढ़ाई वगैरह चालू कर दें। और कोई भी एक्ट आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको एक्ट जो है आप चाहते हैं जिस पर मैं वीडियोस बनाऊं, मैं वो वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। बेसिकली ऑलरेडी तो हम ऑलरेडी काफी कुछ एक्ट्स जो हैं, जो छोटे छोटे जो एक्ट्स आ रहे हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर, ये सब हम ऑलरेडी यूट्यूब पर आपको मेरे मिल जाएंगे। और भी फ्यूचर में हम इसके रिगार्डिंग जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन, कट ऑफ वगैरह क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें अभी हम आगे करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आया है, सब्सक्राइब कर लें चैनल को जिससे आपको ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।